डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर हेल्दी। आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है औपनिवेशिक ढांचे का विस्तार। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन किस तरह से हुए, हम सभी जानते हैं कि हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि आ, जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक जो कंपनियां थी उनको परास्त किया और भारतीय शासकों को परास्त किया और धीरे धीरे अपना अपना राज्य वहाँ पर भारत में स्थापित किया। तो इस औपनिवेशिक सिस्टम का उन्होंने विस्तार कैसे किया, और चूंकि एक बहुत बड़ा उसका रोल माना जाता है, तो प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन क्या क्या किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। सबसे पहले उपनिवेशवाद का जो चरण है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, उपनिवेशवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों एक कंपनी इतना इंटरेस्टेड थी कि भारत में उसका प्रशासन बने, भारत में वो उसके कार्मिक काम करें। तो क्या हुआ था कि यूरोप में उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी और इसके लिए वहाँ पर कच्चा माल भेजा जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। आरंभ में क्या था कि इंग्लैंड द्वारा भारत से आयात किया जाता था, लेकिन बाद में इंग्लैंड द्वारा भारत को निर्यात किया जाने लगा। मतलब ये मान लीजिए कि मुगल काल में तो ये स्थिति थी कि इंग्लैंड भारत से आयात करता था सामान, व्यापारिक संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था। लेकिन अब इंग्लैंड भारत को निर्यात करने लगा। कंपनी ने कुछ साल शासन किया और उस टाइम में भारत की उसने ऐसी स्थिति कर दी कि इंग्लैंड द्वारा भारत को निर्यात किया जाने लगा। अब ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को मजबूत करने के लिए ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो कि इंग्लैंड के हित में कार्य करता था। भारत का जो आर्थिक अधिशेष था उसको हड़पने के लिए अंग्रेजों ने कई तरह की नीतियां अपनाई। भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में से होकर गुजरा। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। इसमें प्रथम चरण में कंपनी द्वारा भारत की विजय की थी। उस समय आप जानते हैं कि भारत एक एकीकृत राज्य नहीं था। हम जानते हैं कि बंगाल पंजाब, उसके बाद हैदराबाद, मराठे, बहुत सारे तरह के अवध, और ये जो बुंदेलखंड वाला जो पार्ट था उसमें कितने न जाने कितने राज्य, कितनी रियासतें थी। तो ऐसे समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ऐसे सामान की सप्लाई पर कब्जा करना था जो कि यूरोपीय देशों में आसानी से बिक सके। कंपनी भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार चाहती थी और यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भारत से दूर रखने के लिए कंपनी ने फ्रांस तथा हॉलैंड के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। माफ़ कीजिए, हॉलैंड है, फ्रांस तथा हॉलैंड के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। हमने देखा वांडीवाश का युद्ध, बेदारा का युद्ध, तो इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी और इसके लिए कंपनी को राजनीतिक शक्ति का भी सहारा लेना पड़ा। कंपनी ने भारत में विजित राज्यों पर जो जीत लिए थे उन राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और उनकी आर्थिक नीतियां भी वही चलाने लगी। अब इसके कारण शिल्पकारों और हस्तकला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, व्यापार पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अब जो स्टार्टिंग काल था उसमें कंपनी ने न्यायिक व्यवस्था, यातायात, संचार और औद्योगिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन नहीं किए। कंपनी का उद्देश्य केवल अधिकाधिक लगान प्राप्त करना था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम डेवलपमेंट ज़्यादा बड़ा कर दें, अधिकाधिक टैक्स हमको मिल जाए किसी तरह। इसके बाद 1833 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और भारत में ब्रिटिश
औपनिवेशिक प्रशासन का दूसरा चरण आरंभ हुआ। अब द्वितीय चरण में हमने देखा कि 1813 और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। अब क्या हुआ कि उसका कंपनी का एक अधिकार खत्म हो गया, तो अब दूसरे लोग जो इंग्लैंड में जो पूंजीपति वर्ग था वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, पैसा भारत में लगाना चाहता था। इससे प्रभावित होकर 1833 ईस्वी में मुक्त व्यापार की नीति आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत भारतीय उद्योगों पर तो कई प्रकार के शुल्क लगाए गए, लेकिन इंग्लैंड के व्यापारियों को ऐसे शुल्कों से मुक्त रखा गया। 1840 तक यही स्थिति रही। अब मुक्त व्यापार वैसे तो सबके लिए होना चाहिए था, लेकिन भारत के साथ भेदभाव किया गया इस मामले में। अब लाखों शिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों, कुम्हारों आदि के सामने खेती के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बहुत सारे और लोग थे, जैसे शिल्पी थे, कारीगर थे, बुनकर थे, कुम्हार थे, ये भी केवल कृषि पर निर्भर हो गए। अब भारत जो खाद्यान्न उत्पन्न करता था वो भारत के खाने के लिए नहीं करता था, आत्मनिर्भरता के लिए नहीं करता था, बल्कि इंग्लैंड की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता था। अब प्रशासन को भी, राजस्व वसूलने के लिए प्रशासन को भी व्यापक बनाया गया। टैक्स वसूलने के लिए और व्यवस्था को खड़ा करने के लिए न्यायिक व्यवस्था भी बनाएगी। इसके बाद आधुनिक पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया ताकि ब्रिटिश व्यापारिक संगठनों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाबू मिल सके। इसके बाद तृतीय चरण 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा चरण शुरू हुआ। अब क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था और इंग्लैंड का जो सीधा शासन है वो शुरू हो चुका था, तो इस चरण में क्या हुआ कि उपनिवेशवादी शासकों ने भारतीय राजाओं और सामंतों के कुशासन को नजरअंदाज कर दिया और उनको प्रशासन में छूट दे दी। जैसे आप भारतीय राजा जैसे है, तो कोई भारतीय राजा कुशासन कर रहा है, उसको वो इग्नोर करते थे कि वो तो जनता झेल रही है, कंपनी को तो झेलना है नहीं। अगर किसी राज्य में कुशासन हो रहा है तो उसको तो जनता झेल रही है। तो इसके बाद सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी की गई और रेल निर्माण के लिए गारंटी पद्धति के अंतर्गत निवेशकर्ताओं को 4.5 से 5% लाभ की गारंटी दी गई, लेकिन रेल निर्माण से उनको लाभ नहीं हुआ और 4 करोड़ पाउंड का नुकसान हुआ। लेकिन ये जो नुकसान था, जो इंग्लैंड को वहन करना चाहिए था, वो भारतीय बजट पर डाल दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कुछ मुख्य चरणों में भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया गया। तो इस तरह से 3 चरणों में जो भारतीय उपनिवेशवाद के द्वारा भारत का शोषण किया गया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा भारत का पैसा इंग्लैंड में ले जाना। इसके बाद प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव शुरू हुए। इनमें जो मुख्य है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रमुख है। इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार से प्रशासन को दूर करना था। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को विदेश नीति में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी अगर मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर जनरल है, अगर विदेश नीति में कोई चाहिए तो उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती थी। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे। इस एक्ट द्वारा कोलकाता में 1776 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती।
बंगाल के गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत के अनुसार कार्य करना पड़ता था और मतों की बराबरी पर वह अपना निर्णायक मत दे सकता था। यानी अगर जो परिषद अगर बहुमत में है तो उसको गवर्नर जनरल टाल नहीं सकता था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना था। इस एक्ट के द्वारा छह सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इन सदस्यों की नीति और पद मुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को होता था। कंपनी के जो वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और इस एक्ट द्वारा भारत में आक्रामक युद्ध को समाप्त कर दिया गया और भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी जो इंग्लैंड की संसद थी उसने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रभुत्व स्थापित हुआ इससे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थिति कमजोर पड़ गई क्योंकि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन हो गए थे। इसके बाद हम न्याय व्यवस्था पर आते हैं। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी न्याय व्यवस्था का विस्तार किया। तो इससे पहले अगर हम न्याय व्यवस्था को देखें तो सबसे पहले जो तत्कालीन उस समय क्या प्रचलित था, ये उस समय हम जानते हैं कि उससे पहले मुग़ल शासक हुआ करते थे भारत में। तो मुग़लकालीन जो न्याय व्यवस्था थी वो कुरान के सिद्धांतों पर आधारित हुआ करती थी और उसका जो दंड विधान था वो हिंदुओं पर भी लागू किया गया था। अकबर के काल से ही काजी न्याय किया करते थे। मुग़ल प्रशासन का जो उत्तरार्ध था उसमें भूमि सुपुर्दगी प्रथा से भूस्वामियों की शक्ति बढ़ने लगी। इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित हुई। नई स्थिति में जो न्याय प्रशासन था वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था और दीवानी और फौजदारी जो अदालतें थी भूस्वामियों की शक्ति वाली, उन पर भी जमींदारों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह से ये तत्कालीन न्याय व्यवस्था की स्थिति थी। अब आरंभिक कंपनी शासन के आरंभिक काल में क्या न्याय की क्या स्थिति थी। बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसको इसके बाद 65 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी का मतलब ये था कि कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर को लगाना शुरू करे और दीवानी मुकदमों का फैसला करे। निजामत का जो अधिकार था वो नवाब ने पहले ही कंपनी को दे रखा था। लॉर्ड क्लाइव कंपनी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि कंपनी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु ये गलत टाइप हो गया है, निर्वाह है, ये बड़ी जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु संसाधन नहीं थे। इसलिए क्लाइव ने वैदेशिक संबंधों, सैनिक शक्ति और राजस्व प्राप्त करने के अधिकार कंपनी के पास रखे, लेकिन न्याय व्यवस्था भारतीयों के जिम्मे छोड़ दी थी उस टाइम में। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, उसमें इसने काफ़ी न्याय व्यवस्था में सुधार किए। इस दृष्टि से हेस्टिंग्स का काल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना हुई। इस न्याय प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ और न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी। ये विचार जो थे वो इंग्लैंड के संविधान में 18वीं शताब्दी में ही शामिल हो चुके थे, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये विचार नए थे। इसलिए वहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अनेक विवाद शुरू हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद ये झगड़े और बढ़ गए और इनको रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए।
ये विवाद मुख्यतः अंग्रेज वकीलों और न्यायाधीशों, प्रशासकों और व्यापारियों के बीच होते थे, जिनमें भारतीयों की भूमिका केवल एक मूक दर्शक की भांति ही थी। इसलिए इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हेस्टिंग्स ने इन व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि क्लाइव द्वारा जो स्थापित द्वैध शासन प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व खुद ले लिया, जिसमें दीवानी न्याय व्यवस्था भी शामिल थी। संपूर्ण न्याय व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और प्रत्येक अदालत का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। 10 रुपये तक के मामलों में प्रधान या मुखिया निर्णय ले सकता था। इसके बाद प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसमें यूरोपीय कलेक्टर अध्यक्षता करता था और 500 रुपये तक के मामलों पर निर्णय लिया जाता था। इसके बाद फौजदारी मामलों में किस तरह से हुआ कि फौजदारी मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी आरंभ में, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व ज़्यादा था और आय कम थी। इसलिए ये उत्तरदायित्व मोहम्मद रजा खां और शिताब राय पर छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप केवल अराजकता रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही किया जाता था। हेस्टिंग्स ने फौजदारी विभाग को सुधारने के उद्देश्य से 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की, जिसमें काजी, मुफ्ती, मौलवी नियुक्त किए गए। जिला स्तर पर जो न्याय व्यवस्था थी वो यूरोपीय कलेक्टर द्वारा नियंत्रित थी, लेकिन वो स्वयं ही न्यायालय का सदस्य नहीं होता था। सदर निजामत अदालत कुछ टाइम के लिए मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाएगी, जिससे उस पर कंपनी का अधिक नियंत्रण रखा जा सके। हेस्टिंग्स ने मोहम्मद रजा खान को पुनः नायब नियुक्त किया और इसने गवर्नर जनरल की अनुमति से फौजदारी अदालतों का पुनर्गठन किया। लेकिन इन अदालतों को अपने निर्णय लागू करने के लिए न तो पर्याप्त अधिकार दिए गए थे, न ही पर्याप्त साधन। इसके बाद कोलकाता में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो कोलकाता नगर के नागरिकों तक ही सीमित था। इस न्यायालय में बाहर के मामलों की सुनवाई भी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए दोनों ही पक्षों का एग्री करना ज़रूरी था कि हम इस न्यायालय में अपनी सुनवाई करना चाहते हैं। इस कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिटिश कानून लागू होते थे, जबकि सदर दीवानी और सदर निजामत में हिंदू मुस्लिम जो कानून थे वो लागू होते थे। कई बार सदर दीवानी और सदर निजामत न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र थे वो सर्वोच्च न्यायालय से टकराते थे, जिसको सुलझाने के लिए हेस्टिंग्स ने एलिजा इम्पे को सदर दीवानी अदालत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश भी था। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस पर आपत्ति की, तो 1782 में एलिजा इम्पे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हेस्टिंग्स के बाद जो न्यायिक सुधार हुए, इसके बाद कार्नवालिस ने मुख्य रूप से न्यायिक सुधार किए। इसने क्या किया कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जज के पदों को मिला दिया और इन तीनों पदों को अब एक ही व्यक्ति के अधीन कर दिया। इसने राजस्व न्यायालय को समाप्त कर दिया और मुंसिफ और जिला न्यायालय में महत्वपूर्ण बदलाव किए और सदर दीवानी अदालतों में भी बदलाव किए। उसने फौजदारी न्यायालय में सुधार करके मुगल न्याय प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया और सदर निजामत की पुनर्स्थापना करके चलती फिरती अदालतों की स्थापना भी की। उसने अपने सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए एक संहिता बनाई, जिसको कहा जाता है कार्नवालिस कोड। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? एक तो निजामत अदालतों में अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना। पहले निजामत अदालतों में भारतीय न्यायाधीश नियुक्त होते थे और न्याय प्रशासन अलग अलग नहीं होते थे, लेकिन कार्नवालिस ने किया। आगे चलकर लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे भारत के,
और विलियम बेंटिक के काल में भी न्याय व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई और 1935 के अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। तो इस प्रकार जो अंग्रेजों द्वारा न्यायिक सुधार किए गए वो ये थे। थैंक यू सो मच।